चैप्टर 1। एक शांत यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में अचानक एक गहरी सांस की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। एक काले बालों वाला युवक जो अपनी डेस्क पर सो रहा था, झटके से उठ बैठा। उसकी धुंधली आंखें अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थीं। उसने अपनी अकड़ी हुई बॉडी को कुर्सी पर थोड़ा सा खींचा और चारों तरफ देखा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और ध्यान से देखे। गोरे और पतले हाथ थोड़े मुलायम थे, लेकिन मेहनत के निशान साफ दिख रहे थे। छोटे छोटे घाव और हल्की पुरानी चोटों के निशान। फिर से उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे बहुत वक्त बाद उसने कुछ बोला हो। वो धीरे से उठा और इस नए शरीर को ध्यान से देखने लगा। ये बॉडी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? उसने खुद से सवाल किया। उसने फिर से कमरे का जायजा लिया। 4 बंक बेड्स, जिनमें से 2 बेड बेतरतीब थे। 2 डेस्क्स थीं, जिन पर लैपटॉप्स, पुराने लैंप्स और कागजों व किताबों से भरे दराज थे। नीचे चार्जर और एक के नीचे इंडोर स्लीपर्स रखे थे। वह क्लॉजेट्स के बीच में लगे मिरर के पास गया। जैसे ही उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, वो हैरानी से थोड़ा पीछे हटा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने गोरे चेहरे और बिखरे काले बालों को छुआ। क्या मैं वापस आ गया? उसका दिल मानना चाहता था कि 4 जन्मों के बाद वह फिर से अपने असली वर्ल्ड में लौट आया है, लेकिन उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि बिना सबूत खुश मत हो। इस बॉडी की शक्ल उसके ओरिजिनल शरीर से इतनी मिलती जुलती क्यों है? वो तेज भौहें, तीखे फीचर्स, पतली नाक और वो गहरी, सोच में डूबी आंखें। वो पहले भी ऐसा ही दिखता था। क्या सिस्टम ने उसे दोबारा अर्थ स्टार पर भेजा? उसने अपनी टी शर्ट उठाई और कमर के पास वाला वो खास बर्थमार्क ढूंढा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो ट्रांसमाइग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझता था, फिर भी दिल में उम्मीद रख बैठा था। कोशिश करना बुरा नहीं था। अब देखना है कि मैं कौन हूं और ये कौन सा डायमेंशन है। क्या ये बॉडी किसी सन ऑफ डेस्टिनी की है? मेरा मिशन क्या है? उदासी तुरंत गायब हो गई जब उसने खुद को फिर से फोकस किया। उसने आंखें बंद कीं और दिमाग में एक फ्लड की तरह इंफॉर्मेशन भर गई। उसका शांत चेहरा एक गहरी सोच में बदल गया। उसने आंखें खोलीं और लैपटॉप के पास रखे मेल बॉक्स को देखा। दोस्त, अच्छाई हमेशा नहीं जीतती। तुम ये जानते थे, फिर भी हार नहीं मानी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। मैं कुछ एक्सट्रीम नहीं करूंगा। तुमने एक अच्छी जिंदगी की चाहत रखी थी। मैं तुम्हारी अपनी जिंदगी शांति से जीऊंगा। उम्मीद है ये लोग बेवकूफ न हो। मन ही मन उसने खुद को फ्लैग उठाने के लिए कोसा। असल में उसका नाम ऋषि कपूर था और ये उसका 5वां ट्रांसमाइग्रेशन था। अपने ओरिजिनल वर्ल्ड से उसे ऐसे वर्ल्ड में भेजा गया जहां जादू और तलवारें होती थीं, जैसे फैंटेसी नॉवेल्स में होते हैं। वहां उसने अपने मिशन पूरे किए और एक किंग बनकर जीवन जिया। दूसरी दुनिया में वो एक मॉडर्न वर्ल्ड में गया जहां एलियन इन्वेशन हुआ था। वहां उसने मॉडर्न मैजिक और स्किल्स से देश को स्टेबिलिटी दी और एक SSS रैंक हीरो बना। तीसरी जिंदगी में वह एक हाईली एक्लेम्ड डॉक्टर बना 3 मेजर फील्ड्स में। उसकी लेगेसी वहां के हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह बदल गई। चौथे जन्म में वह एक बड़े बिजनेस फैमिली का अनवांटेड सेकंड सन था। लेकिन डेस्टिनी ने उसी को चुना, जिसने फैमिली की इकोनॉमी को संभाला और गलतियों को सुधारा। उसकी सारी अचीवमेंट्स उसके हौसले, प्रतिभा और उन सिस्टम्स की मदद से थीं जो हर वर्ल्ड में उसे मिलते थे। अब वह एक ऐसे वर्ल्ड में है जहां की बॉडी उसकी ओरिजिनल बॉडी से काफी मिलती जुलती है। उसके वर्ल्ड में वह एम्पायर में रहता था,
एक यूनिफाइड नेशन जो कल्चर और टेक्नोलॉजी को सबसे ऊपर रखता था। वो एक प्रॉमिसिंग सीईओ था जब सिस्टम ने उसे उठा लिया। अब वह बॉबी कुमार नाम के एक 23 साल के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के शरीर में है जो स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। उसकी मेमोरीज से लगता है कि वो सोसाइटी के लोअर टू मिडल रंग में आता था, लेकिन उसकी शक्ल पर लोग ध्यान जरूर देंगे। उसकी हाइट एवरेज थी और बॉडी नेचुरली फिट थी, जबकि वह दिखने में बुकवर्म लगता था। यहाँ 3 क्वालिटीज बहुत मायने रखती थीं: ग्रेट लुक्स, स्मार्ट और वेल्थी। इनमें से कोई एक न हो तो दुनिया अलग ही व्यवहार करती थी। और वैसे ये हर वर्ल्ड की सच्चाई है, वेल्थ मतलब पावर। बॉबी की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। यही वजह थी कि ऋषि को अब इस न्यू लाइफ से थोड़ा कंफर्ट मिला। यह लग रहा है कि मुझे कुछ महीनों के लिए फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। क्या मैं बस आराम नहीं कर सकता? उसने शिकायत की और अपने बंक पर चढ़ गया। इतनी सारी नई जानकारी को समझना बहुत थका देने वाला था। वह मानसिक रूप से थक गया था। उसे अभी तक इस नए शरीर की आदत नहीं हुई थी और उसे मरने से पहले इस शरीर से जुड़े रिश्तों को भी समझना था। जितना उसने देखा, कुछ रिश्ते तो खत्म करने पड़ेंगे। गहरी नींद में जाने से पहले उसे अपनी नजरों के सामने एक जानी पहचानी स्क्रीन दिखाई दी। लोडिंग, प्लीज वेट डॉट। ये नया है, उसने बड़बड़ाया। चाहे वो किसी भी दुनिया में उठे, उसकी अंदरूनी घड़ी कभी धोखा नहीं देती। नींद में डूबा हुआ वह सुबह 6 बजे उठा ताकि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ऊपर वाले बंक पर बैठते हुए उसने देखा कि उसके डॉर्म मेट्स गायब हैं। यह बहुत कम होता था कि तीनों एक ही रात बाहर रहें। बॉबी ने सिर हिलाया और आराम से नीचे फर्श पर कूद गया। उसे यह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना था कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। उसके पास करने के लिए और बहुत कुछ था। दिन के बारे में सोचते हुए उसने अपना बैग पैक किया, कचरा बाहर फेंका और फिर अपने सामान को पहले से थोड़ा पैक करना शुरू किया। उसके सारे पर्सनल सामान दिन में शिफ्ट होने वाले थे। अब ग्रेजुएशन का वक्त पास था और इस समय को एक नई जगह ढूंढने और अपना थीसिस पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ स्टूडेंट्स के लिए यह इंटर्नशिप से फुल टाइम एम्प्लॉई बनने का सही समय होता है। दूसरे कंपनियों को एप्लीकेशंस भेज रहे थे जिनमें वे काम करना चाहते हैं। बॉबी के लिए शहर की एक उभरती हुई फाइनेंस कंपनी में उसका दूसरा इंटरव्यू था। उसके सब्जेक्ट्स फाइनेंस, मल्टीमीडिया और मीडिया स्टडीज थे। दूसरा कॉल आना अपने आप में एक बड़ी बात थी। शुक्र है कि यह इंटरव्यू अभी एक हफ्ते दूर था। सुबह 8 बजे के करीब वह डॉर्म से निकलने के लिए तैयार हो गया ताकि थोड़ी देर लाइब्रेरी में वक्त बिता सके। सिस्टम अब भी लोडिंग स्क्रीन पर था और इस दुनिया की सारी जानकारी उसे स्कूल की लेसन्स से ही मिल रही थी। बॉबी ने सिस्टम के इस अजीब व्यवहार पर चिंता भरे अंदाज में भौहें सिकोड़ लीं। ये पहली बार था जब सिस्टम ने अपना इंट्रोडक्शन देने में इतना वक्त लिया था। उसे अजीब सा लग रहा था। शायद ये सिस्टम के सालों से साथ रहने की आदत थी कि उसकी आवाज ना सुनकर वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। सिस्टम, उसने अंदर ही अंदर पुकारा। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे फिर वही जानी पहचानी लाइन दिखी। चाहे वो किसी भी दुनिया में उठे, उसकी अंदरूनी घड़ी कभी धोखा नहीं देती। नींद में डूबा हुआ वह सुबह 6 बजे उठा ताकि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ऊपर वाले बंक पर बैठते हुए उसने देखा कि उसके डॉर्म मेट्स गायब हैं। यह बहुत कम होता था कि तीनों एक ही रात बाहर रहें। बॉबी ने सिर हिलाया और आराम से नीचे फर्श पर कूद गया। उसे यह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करना था कि कौन किसके साथ मिला हुआ है।
उसके पास करने के लिए और बहुत कुछ था। दिन के बारे में सोचते हुए उसने अपना बैग पैक किया, कचरा बाहर फेंका और फिर अपने सामान को पहले से थोड़ा पैक करना शुरू किया। उसके सारे पर्सनल सामान दिन में शिफ्ट होने वाले थे। अब ग्रेजुएशन का वक्त पास था और इस समय को एक नई जगह ढूंढने और अपना थीसिस पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ स्टूडेंट्स के लिए यह इंटर्नशिप से फुल टाइम एम्प्लॉई बनने का सही समय होता है। दूसरे कंपनियों को एप्लीकेशंस भेज रहे थे जिनमें वे काम करना चाहते हैं। बॉबी के लिए शहर की एक उभरती हुई फाइनेंस कंपनी में उसका दूसरा इंटरव्यू था। उसके सब्जेक्ट्स फाइनेंस, मल्टीमीडिया और मीडिया स्टडीज थे। दूसरा कॉल आना अपने आप में एक बड़ी बात थी। शुक्र है कि यह इंटरव्यू अभी एक हफ्ते दूर था। सुबह 8 बजे के करीब वह डॉर्म से निकलने के लिए तैयार हो गया ताकि थोड़ी देर लाइब्रेरी में वक्त बिता सके। सिस्टम अब भी लोडिंग स्क्रीन पर था और इस दुनिया की सारी जानकारी उसे स्कूल की लेसन्स से ही मिल रही थी। बॉबी ने सिस्टम के इस अजीब व्यवहार पर चिंता भरे अंदाज में भौहें सिकोड़ लीं। ये पहली बार था जब सिस्टम ने अपना इंट्रोडक्शन देने में इतना वक्त लिया था। उसे अजीब सा लग रहा था। शायद ये सिस्टम के सालों से साथ रहने की आदत थी कि उसकी आवाज ना सुनकर वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। सिस्टम, उसने अंदर ही अंदर पुकारा। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे फिर वही जानी पहचानी लाइन दिखी। लोडिंग, प्लीज वेट। उसने बेचैनी में होंठ काटे और फिर कपड़े पहनने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। तभी उसने दरवाजे के पास से जोर जोर की बातें और हंसी मजाक की आवाजें सुनी। बॉबी ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया और अपने बालों में हाथ फेरने लगा ताकि वो चेहरे से हट जाएं। ये एक मसल मेमोरी थी। सालों से उसकी हेयर स्टाइल ऐसे ही रही थी जब वो ऋषि और दूसरी पहचाने लेकर जी रहा था, लेकिन बॉबी के तौर पर नहीं। उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। सिस्टर वंशिका कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। ब्रदर बॉबी कितना लकी है कि तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड मिली। काश मेरे पास भी कोई होता जो मुझे समय पर क्लास के लिए उठा देता। लगता है ब्रदर बॉबी अभी तक सो रहे होंगे। वो तो हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं। बॉबी एकदम रुक गया। वो आवाजें, ये उसके डॉर्म मेट्स थे और उनके मीठे शब्दों से लग रहा था कि उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड भी उनके साथ थी। वो हल्का सा कड़वा हंसा और फिर से तैयार होने लगा। दरवाजा जोर से खुला। ब्रदर बॉबी, उठ जाओ, ये रोहित कुमार था। उनका रिश्ता काफी अच्छा था क्योंकि दोनों हाई स्कूल से साथ में थे। क्या तुम तो पहले ही उठ चुके हो? क्या बात है? बॉबी ने कंधे के ऊपर से देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बहुत कुछ करना है, टाइम कम है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन कमरे में जो भी था सबने साफ सुनी। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। मैं तो अभी एक मस्त रात बिताकर आ रहा हूँ और तुम फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो। थोड़ा हमें भी इज्जत में ले लो ब्रदर बॉबी, रोहित ने मजाक किया। कोशिश करूंगा। ब्रदर बॉबी, देखो कौन आया है। ये सिस्टर वंशिका हैं। इनकी विजिट बेकार मत जाने देना, अभिजीत सिंह ने कहा। यही वो लड़का था जिसे बॉबी अपने नजरिए से सिर्फ एक फायदा उठाने वाला समझता था। उसे बस लोगों से अपना काम निकलवाना आता था। शायद ग्रेजुएशन के बाद ये प्रोफेशन चमचा बन जाए। बॉबी पूरी तरह से मुड़ा और सबकी तरफ देखा। रोहित कुमार अपने बिस्तर पर बैठा था और नींद से लड़ रहा था। अभिजीत सिंह अब भी दरवाजे पर खड़ा था और अजीब नजरों से बॉबी को देख रहा था।
उसके साथ वंशिका ठाकुर खड़ी थी और बाकी डॉर्ममेट रवि सिंह भी वहीं था। रवि वंशिका के बहुत करीब खड़ा था, लेकिन बॉबी ने कुछ नहीं कहा। वंशिका वहीं फर्श पर जैसे जम गई थी। वंशिका, मैंने तुम्हारा टाइम बर्बाद कर दिया। सॉरी। क्यों न मैं लाइब्रेरी जाने से पहले तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए ले चलूं, बॉबी ने कहा। उसके कंधे पर बैग पहले से था और वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी साइड नजर में उसने देखा कि रवि सिंह थोड़ा हिला, वंशिका से हल्का टकराया और फिर एक तरफ हो गया। वंशिका, उसने चिंता भरे चेहरे से पुकारा। वंशिका सुंदर तो थी, लेकिन उसकी मौजूदगी बॉबी के दिल को नहीं छू रही थी। और ये हैरानी की बात नहीं थी, पुराने बॉबी के दिल में इस लड़की के लिए अब कोई फीलिंग नहीं बची थी। सिस्टर वंशिका, आप ठीक हैं? रोहित कुमार ने बंक से पूछा। ओह, हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी एक्टिव हो जाएगा, उसने जवाब दिया। उसके लाल रंग के होठ मुस्कराए, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं कल रात इतनी गहरी नींद में था, जैसे दुनिया से कटा हुआ था। आज बहुत एनर्जी फील हो रही है, सोचा इस जोश में अपना काम खत्म कर ही लूं, बॉबी ने कहा। वह सबको बोल रहा था, लेकिन उसकी नजरें खासतौर पर वंशिका और रवि पर थीं। जब उसने कटा हुआ था, यानी डेड शब्द पर जोर दिया, तो दोनों के चेहरे बिगड़ गए। बॉबी ने आसानी से कनेक्शन बना लिया। उसने भौहें सिकोड़ लीं। ब्रदर रवि, तुम ठीक नहीं लग रहे। क्यों न थोड़ा सो लो? अभिजीत सिंह, हमारे भाई के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स ले आओ। अभिजीत सिंह ने रवि सिंह की तरफ देखा, जिसने जबरदस्ती मुस्कान दी। प्लीज लाना ब्रदर अभिजीत। मैं सच में अच्छा महसूस नहीं कर रहा, रवि ने जोड़ा और अपने बंक की तरफ चला गया। उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे ब्रदर। अब हमें अपने कॉलेज के आखिरी दिनों पर ध्यान देना चाहिए। ये आसान नहीं होगा, बॉबी की ये छोटी सी बात आम थी। जब वो किसी और तरह मदद नहीं कर पाता, तब भी सबका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करता था। रोहित कुमार ने मुस्कुराकर अपने दोस्त की तरफ देखा। थैंक्स ब्रदर। मैं थोड़ा सो लूंगा, फिर लाइब्रेरी चला जाऊंगा। आज कोई क्लास नहीं है, तो थीसिस खत्म कर लेनी चाहिए। बॉबी कुमार ने उसे सहमति में सिर हिलाया। अभिजीत सिंह ने एक बार और रवि सिंह की तरफ देखा और जल्दी से बाहर निकल गया। रवि अपने बिस्तर पर था, उसने कमरे के चारों ओर जल्दी से देखा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन आधे में ही हार मान ली। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि अपनी नकली बीमारी को जारी रख सके। इससे पहले उसकी नजर वंशिका ठाकुर से मिली और उसने हल्के से सिर हिलाकर इशारा किया। वंशिका, चलो। लड़कों को आराम करने दो, बॉबी ने एक नरम और धीमी आवाज में कहा, वो टोन जो वह सिर्फ वंशिका के लिए इस्तेमाल करता था। वंशिका ठाकुर उसकी गहरी आंखों में खो गई थी, एक पल के लिए खुद को भूल गई। जब उसने उसकी कमर पर उसका बड़ा सा हाथ महसूस किया, तो उसके गाल लाल हो गए और हल्का सा कांप भी गई। अंदर से वो घबरा रही थी, लेकिन बाहर से शांत बनी रही। बॉबी उसे डॉर्म से बाहर लेकर आया और कैंपस से बाहर उस फूड स्टॉल पर ले गया जहां वो अक्सर जाता था। वंशिका ने भौहें सिकोड़ लीं। जब उसने देखा कि बॉबी कुमार स्टॉल के बूढ़े मालिकों से हंसते हुए बात कर रहा था और फिर उसे अपनी पसंद की टेबल पर ले गया, तो उसकी सोच वापस पुराने सवालों पर पहुंच गई। क्या बस इतना ही है जो ये कर सकता है? क्या यही उनका फ्यूचर होगा? सड़क किनारे के स्टॉल से नाश्ता, सिंपल कपड़े, न कोई महंगा रेस्टोरेंट, न ही कोई स्पेशल ट्रीट, वो भी दूसरी लड़कियों की तरह क्यों नहीं रह सकती? बॉबी हैंडसम और स्मार्ट तो है, लेकिन क्या वो उसके सपनों की लाइफ खरीद सकता है?
वंशिका, तुम्हारा इंटरव्यू अगले हफ्ते अभी भी तय है ना? उसने पूछा। उसने उसके सामने एक क्रेप और दलिया की एक सर्विंग रखी। उसकी यादों के हिसाब से जब भी वो उसे ब्रेकफास्ट पर बुलाता था, वंशिका बहुत कम खाती थी। कल रात उसने जो करने की कोशिश की, उससे उसे उसके दिल की बात समझ आ गई थी, और ये भी कि वो फिलहाल क्या कर सकता है। बॉबी ने उसे उसके मन की नफरत के लिए दोष नहीं दिया। वो इतना अमीर नहीं था कि रोज महंगा नाश्ता कर सके या यूनिवर्सिटी के दौरान कोई हाई एंड अपार्टमेंट ले सके। लेकिन क्या उसकी नफरत इतनी गहरी है कि वो उसे मारने तक आ जाए? वो चाहती तो बस ब्रेकअप कर सकती थी। क्या उसकी इज्जत इतनी बड़ी बात थी कि वो इतना आसान काम भी नहीं कर पाई? बॉबी ने उसे एक दृढ़ नजर से देखा, फिर क्रेप के टुकड़े छोटे छोटे काटकर उसके हाथों की पहुंच में रख दिए। फिर वो खुद अपना खाना खाने लगा। वो इस सिंपल डिश को खाकर बहुत खुश था। यह उसे उसके असली घर की याद दिला रहा था। डम्पलिंग्स अभी भी गर्म थे और खाने में बहुत आरामदायक लग रहे थे। वह बड़े स्वाद से खा रहा था, जिससे फूड स्टॉल के मालिक भी खुश हो गए। देखो जरा छोटू बॉबी को, जल्दी जा बेटा और दलिया ले आ उसके लिए। ये बड़ा हो रहा है न? बुजुर्ग आंटी ने अपने पति को रसोई की तरफ धकेला और खुद दौड़कर बॉबी कुमार के पास आ गईं। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसकी टेबल साफ करने लगी। तू तो बहुत मेहनत करता होगा पढ़ाई में। चल आंटी और भी लाकर देती है। बॉबी हंस पड़ा और पहले तो शालीनता से मना किया, लेकिन फिर चुपचाप कुछ पैसे उनके झुर्रीदार हाथों में थमा दिए। ये सारा दुलार उसके दिल को छू गया। यही वजह थी कि पहले वाला बॉबी इस जगह को इतना पसंद करता था। ये लोग उसके लिए एक तरह का भावनात्मक परिवार थे। अरे चुप कर अब, आंटी ने हल्के से उसके कंधे पर थपकी दी। ये पैक करके रख ले जाना। फिर उन्होंने वंशिका ठाकुर की तरफ देखा। जब उन्होंने उसके सामने रखा खाना ज्यों का त्यों देखा, तो उनके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी हो गई। बिटिया तू ठीक है? छोटू बॉबी ने कहा था कि तू थोड़ा खाती है, इसलिए हमने तेरे लिए स्पेशल तरीका से बनाया। थैंक यू आंटी। मैं बॉबी को बताना भूल गई कि मैं पहले ही खा चुकी हूँ, वंशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे हो जाता है। छोटू बॉबी, तुझे क्या लगता है? कोई बात नहीं आंटी। क्या आप इसे उनके लिए पैक कर देंगी? शायद वो लोग भी अभी आते ही होंगे, बॉबी ने कहा और खड़ा हो गया। ठीक है, आंटी बता देगी उन्हें। आंटी ने अपने पति की तरफ देखा जो उसी वक्त पास आ रहे थे। लो बेटा बॉबी, ये ताज़ा समोसे हैं। पढ़ाई करते समय स्नैक में खा लेना। बूढ़े अंकल ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ समोसे थमाए। उनकी झुर्रियों से भरा चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा। बॉबी कुमार को ऐसा लगा जैसे वो अपने दादाजी या चाचाजी को देख रहा हो। थैंक यू अंकल। दोनों ने प्यार से उसके गाल थपथपाकर उसे विदा किया। और हाँ, ये हेयर स्टाइल तुझे और हैंडसम बना रहा है। ऐसे ही बनाए रखना, आंटी ने कहा। बॉबी के गाल शर्म से लाल हो गए। वो जल्दी से मुड़ा और वंशिका का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। पीछे से उस प्यारे जोड़े की हंसी की गूंज उसके कानों में पड़ती रही जब तक वो दोनों उनसे दूर नहीं हो गए। तुमने अपनी हेयर स्टाइल क्यों बदल ली? ये सवाल बहुत देर की चुप्पी के बाद पूछा गया। कैंपस में टहलते हुए बॉबी कुमार ने अपनी पॉपुलैरिटी और वंशिका ठाकुर पर ध्यान दिया। वंशिका को लोग एक छोटी सी फूल की तरह मानते थे, यूनिवर्सिटी की कई खूबसूरत लड़कियों में से एक। और बॉबी को टॉप 10 हैंडसम लड़कों में गिना जाता था। लेकिन इन सब ऊपरी टाइटल्स की उसे कोई परवाह नहीं थी।
उसे तो बस इस पृथ्वी तारे पर अपनी जिंदगी की चिंता थी। उसे और जानकारी चाहिए थी। कोई खास वजह नहीं, उसने शांत भाव से जवाब दिया, जैसा कि वंशिका को उम्मीद थी। हो, तुम्हें अपनी शक्ल सूरत और बेकार की पढ़ाई छोड़कर नौकरी पाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे तुम ज्यादा पैसे कमा सको। उसकी आवाज तीखी और नीचा दिखाने वाली थी, लेकिन बॉबी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी ये बेरुखी वंशिका को और चिढ़ा गई। अगर तुम्हारा पहला इंटरव्यू पास हो गया है तो अब इस बेवकूफी भरे थीसिस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? तुम्हें पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम एक अच्छे इलाके में अपार्टमेंट ले सको और लोगों की नजरों में बेहतर दिखो। मैंने पहले ही बताया था कि ब्रदर रवि क्या कह रहे थे। वो अपने पापा से कहकर हमें उनकी कंपनी में शामिल करवा सकते हैं। तुम्हें पता है उनका परिवार कितना सक्सेसफुल है। तुम महीने के करीब 10,000 रुपए कमा सकते हो। तुम्हारे पास है ही क्या, सिर्फ शक्ल और वो बेकार सा घमंड। अब इसका क्या फायदा? कब तक तुम अपनी उस नामौजूद ताकत पर भरोसा करोगे? जवाब दो मुझे। वंशिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो जोर से बोल रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। गुस्सा क्योंकि बॉबी कुमार ने थीसिस उसे देने से मना कर दिया। गुस्सा क्योंकि जहर असरदार नहीं निकला। गुस्सा क्योंकि वो बार बार इस गरीब लड़के का चेहरा देख रही थी। चाहे वो जितनी भी बातें सुना दे, बॉबी अब भी उतना ही शांत था। उसे उसकी यही आदत सबसे ज्यादा खलती थी। अगर उसने ये सब बातें रवि सिंह से कह दी होती तो वो उसे चुप कराने के लिए कोई गिफ्ट जरूर देता। तो फिर उसने खुद को इस बेवकूफ के साथ क्यों जोड़ा और रवि सिंह के साथ क्यों नहीं? एक सेकेंड जनरेशन वारिस जिसे सब कुछ पहले से मिला है, वो आराम से पैसा खर्च कर सकता है। उन्हें नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं, उनके परिवार की कंपनी उन्हें काम दे देती है और बाकी समय मस्ती में बीतता है ही रवि सिंह की जिंदगी थी। और वही जिंदगी वंशिका ठाकुर चाहती थी। वंशिका, क्या उसने उसी बेवकूफी भरे लहजे पर नाक सिकोड़ते हुए कहा। क्या अपनी खुद की ताकत पर काम करना बेहतर नहीं होता? अगर मैं रवि सिंह का ऑफर मान भी लूं तो क्या होगा जब मुझे स्किल्स या क्वालिफिकेशन की कमी के कारण निकाल दिया जाएगा? मैं चीजें अपने तरीके से करना चाहता हूं। प्लीज समझने की कोशिश करो। बॉबी कुमार चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करने लगा। वंशिका के जोरदार तानों ने वहां कुछ लोगों को खींच लिया था, जिससे अब उस पर सोशल प्रेशर भी बढ़ने लगा था। भीड़ से धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ये तो उन लोगों के लिए नाइंसाफी है जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं। वो ये क्यों नहीं समझ रही कि ऐसे फेवर टिकाऊ नहीं होते? हाय, मुझे बॉबी के लिए बुरा लग रहा है। वो सब कुछ सही तरीके से करना चाहता है, लेकिन ये लड़की उसे गलत रास्ते पर ले जाना चाहती है। लेकिन तुमने ध्यान दिया, रवि सिंह ने ये बात उसे बताई, बॉबी को नहीं। ये अजीब नहीं है? मुझे तो ये देखकर और दिलचस्पी हो रही है कि बॉबी इतना शांत कैसे है, जैसा कि हमारे स्कूल के रोल मॉडल से उम्मीद की जाती है। वंशिका ठाकुर ने मन बना लिया। अब वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसे अब सिर्फ अपना सोचना है, इस लड़के की फिक्र छोड़नी है। तुम्हें सीखना चाहिए कि दुनिया फेयर नहीं होती। बॉबी तो हंस देना चाहता था। वो उसे अनफेयरनेस पर लेक्चर दे रही थी। अगर इस दुनिया में सिस्टम ने भी उसे छोड़ दिया, तब भी वो खुद को संभाल सकता है। मुश्किल जरूर होगा, लेकिन उसकी मेहनत की कदर होगी। कोई आमसी नौकरी भी उसके लिए ठीक रहेगी। सच कहें तो वो अब थक चुका था। तुम क्या कह रही हो वंशिका?
उसने जानबूझकर हैरान चेहरा बनाया और एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। वंशिका ने एक कदम पीछे लिया और सिर ऊंचा किया। बॉबी कुमार को मानना पड़ा कि वो वाकई खूबसूरत थी। उसका छोटा सा चेहरा, लाल होंठ, नन्ही नाक और गहरी आंखें, सब कुछ एकदम बैलेंस में था। उसका पतला शरीर उसकी सुंदरता को और निखारता था। लेकिन उसका माइंडसेट बॉबी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। सच कहें तो बॉबी अभी रिलेशनशिप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। ऐसे चीजें उसकी प्रायोरिटी में नहीं थीं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। चलो अलग हो जाते हैं। हिस। तेज सांसें और उत्साहित फुसफुसाहटें हवा में फैल गईं। सारी भीड़ में ब्रेकअप की खबर तेजी से फैलने लगी। वंशिका ठाकुर के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसके लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अब वो उस आदमी के साथ हो सकती है जो उसे रानी जैसा ट्रीट करेगा। जब सब लोग उसके रिश्ते के टूटने पर ध्यान दे रहे थे, उसी वक्त बॉबी कुमार के अंदर खुशी की लहर दौड़ रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने अपने कानों में वो जानी पहचानी आवाज सुनी। बधाई हो होस्ट, आपकी सफल ट्रांसमिग्रेशन पूरी हो गई है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपको टाइकून इनहेरिटेंस सिस्टम अलॉट किया गया है। क्या आप सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं? रुको, क्या? चैप्टर 2, इनहेरिटेंस। यह तो नया है। बॉबी कुमार, क्या तुमने मेरी बात सुनी? आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। उसकी चिल्लाहट ने बॉबी को फिर से वर्तमान में खींच लिया। उसकी आवाज इतनी तेज क्यों है? वो तो उसे पूरी तरह भूल ही गया था। ओह, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अलविदा वंशिका ठाकुर। बॉबी कुमार मुड़ा और अपनी अबजमी हुई एक्स गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ते हुए चला गया। भीड़ पहले वंशिका ठाकुर की तरह हक्का बक्का रह गई। फिर ये हक्का बक्का रह जाना बदल गया अविश्वास में। अविश्वास कुछ ही पलों में मजाक में बदल गया। वंशिका के लिए ये सीधे सीधे एक तमाचा था। उसके 2 साल पुराने बॉयफ्रेंड ने तो उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। ना घुटनों पर आया, ना माफी मांगी, कुछ भी नहीं। ये क्या हो रहा है? वो गुस्से से भर चुकी थी। बॉबी कुमार, तुम मुझसे ऐसे कैसे चले गए? वापस आओ। उसकी परी जैसी सूरत गुस्से में बिगड़ गई जब उसने आसमान की तरफ चिल्लाया। कैमरे उसकी तरफ थे जब वो जोर से चिल्ला रही थी और बॉबी के पूर्वजों को कोस रही थी। वीडियो दोस्तों को भेजे गए, कुछ फोरम पर पोस्ट किए गए और कुछ क्लिप्स में बॉबी को आराम से चलते हुए दिखाया गया। जब सब कुछ बस तुम्हारे बारे में होना चाहिए। जब चीजें प्लान के हिसाब से न जाएं। इतने सारे कैप्शन उस वीडियो पर बनाए गए और कई बार शेयर किए गए। जितना समय बॉबी कुमार को लाइब्रेरी पहुंचने में लगा, उतने में रवि सिंह तक वो वीडियो पहुंच चुकी थी। वो इस बात पर गर्व महसूस कर रहा था कि वंशिका ठाकुर ने उसे छोड़ दिया। इससे ये साबित होता है कि वो किसी भी लड़की को पा सकता है। यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट की गर्ल वो थी। बॉबी कुमार की गर्ल को छीनना रवि सिंह का शुरू से ही प्लान था। जब वो डोर्म मेट्स बने तो रवि को अंदर से कमतर महसूस हुआ, जबकि उसके पास सब कुछ था। लेकिन वो कैसे मुकाबला कर सकता था उस लड़के से जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप था और हर क्लास में नंबर 1 आता। जब रवि सिंह एक नौसिखिए विलेन की तरह किसी योजना के बारे में सोच रहा था, बॉबी कुमार खिड़की के पास बने एक स्टडी क्यूबिकल की ओर बढ़ गया। होस्ट, क्या आप सिस्टम से बाइंड होकर अपनी विरासत प्राप्त करना चाहेंगे? उसने जैसे ही वह शांत और स्त्री जैसी आवाज सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह इस गाइड के साथ 4 जिंदगियां जी चुका था।
बॉबी जानता था कि वह इस पर थोड़ा निर्भर हो चुका है, लेकिन यही सिस्टम उसकी नई दुनियाओं में एकमात्र साथी था। कहना अजीब है, लेकिन उसे बस इसी दूसरी दुनिया के एआई सिस्टम पर भरोसा था। होस्ट, क्या आप सिस्टम से बाइंड होकर अपनी विरासत प्राप्त करना चाहेंगे? वह हंसा और मन में जवाब दिया, यस। यह टाइकून इनहेरिटेंस सिस्टम है। यह सिस्टम आपको सन ऑफ डेस्टिनी के रूप में आपकी पिछली 4 बार की ट्रांसमाइग्रेशंस में शानदार प्रदर्शन के इनाम के रूप में दिया गया है। आपकी पिछली जिंदगियों की सारी संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है और इसे इस पृथ्वी की करेंसी के अनुसार बराबर कर दिया गया है। जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी जिएंगे, आपको ये उपहार दिए जाएंगे। ये तो बहुत कुछ है। मुझे इस दुनिया की इकोनॉमी के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन क्या मेरी दौलत यहाँ के हिसाब से सच में बराबर हो सकती है? देखने से तो लगता है कि ये तारा अभी भी 2D टेक्नोलॉजिकल एरा में है। सिस्टम, क्या तुम सच में श्योर हो? हाँ प्रिय होस्ट, कृपया चिंता न करें। बॉबी को लगा जैसे सिस्टम की आवाज में थोड़ी हलचल थी। ठीक है, कृपया शुरू करें। जरूर होस्ट। आपका वर्तमान होम कंट्री है इंडिया, जिसकी ऑफिशियल करेंसी है रुपीज। इसका मेन यूनिट है इंडियन रुपीज। आपके पहले रिवॉर्ड की करेंसी है यूएस डॉलर, जो एक वेस्टर्न कंट्री की करेंसी है। ऑफिशियल नॉलेज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे तो मेरा बहुत टाइम बच गया, उसने बुदबुदाया। कृपया अपने आसपास का ध्यान रखें। स्टार E2341, जिसे लोकल लैंग्वेज में अर्थ कहा जाता है, कि कल्चरल और आम जानकारी को इनिशियलाइज किया जा रहा है। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? यस प्लीज। उसने अपनी आंखें बंद की और सारी जानकारी को अपने दिमाग में तेजी से बहने दिया। उसका चेहरा कभी कभी बदलता रहा, लेकिन आखिर में एक शांत और बेपरवाह भाव आ गया। होस्ट की सभी लैंग्वेजेस और हॉबीज अब एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुकी हैं। होस्ट के शरीर में थोड़ा मेटामॉर्फोसिस होगा ताकि वो उसके पिछले शरीर से मेल खा सके। सीखी गई सभी स्किल्स अब एक्सपर्ट लेवल की हो चुकी हैं। एक गर्म जोश की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी मसल्स अब ज्यादा टाइट हो गई हैं, हाथ पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी अब नॉर्मल हो गई है और उसके शरीर की पहचान अब ज्यादा नेचुरल लग रही थी। उसके विचार पहले से ज्यादा साफ थे और इस नई जिंदगी में उसे शांति मिल रही थी। ये तो बस शुरुआत है, उसने जोर से कहा। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। $100,000,000 यूएस डॉलर आपकी बैंक अकाउंट एंडिंग विथ XXXXXXXX 9547 में जमा कर दिए गए हैं। आपकी नई बैलेंस है 8,55,63,10,790 करोड़ रुपीस। बॉबी हंस पड़ा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी गूफी स्माइल छा गई। वाह, ये तो जबरदस्त शुरुआत है। वो सोच ही रहा था कि अब क्या करना है और कहाँ एक्सप्लोर करना है, तभी एक और नोटिफिकेशन आया। इस बार उसका चेहरा बिगड़ गया। What the fuck is this? आपके अकाउंट से 5,000 रुपए निकाले गए हैं। चैप्टर 3। A sum of 5,000 rupees has been withdrawn from your account. बॉबी ने नोटिफिकेशन एक बार फिर चेक किया। साफ था कि ये पैसे उसने नहीं निकाले थे। उसने माथा सिकोड़ लिया और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर हुआ क्या है। फिर उसे समझ आ गया। उसने कड़वी हंसी हंसी। अब इस फैमिली में एक बड़ा तूफान आने वाला है। पहले बॉबी कुमार ये सब सहन कर लेता था सिर्फ अपने पापा की इज्जत की वजह से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये अकाउंट उसके पापा और सौतेली माँ ने खोला था
और दोनों को उस पर एक्सेस था। उसकी सौतेली माँ हर महीने उसमें से पैसे निकालती थी, कभी अपने लिए, कभी अपने 2 बच्चों के लिए। ये वो पैसे थे जो बॉबी ने अपनी पार्ट टाइम जॉब से कमाए थे, कभी डिलीवरी बॉय बनकर, कभी टैक्सी चलाकर। जब बॉबी ने उससे इस बारे में पूछा तो उसका जवाब पूरी तरह से झूठा और बेकार था। बॉबी को अब पता था कि उसे क्या करना है। थोड़ी देर के लिए उसने इस बात को एक तरफ रख दिया और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगा। साथ ही वो अपने सिग्नेचर की प्रैक्टिस भी कर रहा था। उसने अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखा और सिर हिला दिया। पुराने बॉबी कुमार को भी ये सीक्रेट पता चल गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वो अपने पापा की बहुत इज्जत करता था। हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट्स, उसके सर्टिफिकेट्स, उसके काम की रिसीट्स, सब कुछ एक वाटरप्रूफ एनवलप में रखा था। सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया था। क्या वो पहले से जाने की प्लानिंग कर रहा था? ये सब साइड में रखकर वो अपने लैपटॉप की तरफ गया। वो एक सेकंड हैंड लेनोवो मॉडल था। उसने उसे अच्छे से संभाल कर रखा था और वो स्मूथली चलता था। उसकी यूनिवर्सिटी की सारी फाइल्स, यहाँ तक कि उसके ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट्स भी इसी में थे। उसने अपने फोन की तरफ देखा। पहले अकाउंट का मसला सुलझाते हैं, फिर सारे डिवाइसेस अपग्रेड करते हैं। जब तक अपार्टमेंट नहीं मिलता, मैं सब कुछ कार में रख लूंगा। पता नहीं वो दोनों क्या करेंगे, उसने खुद से कहा। वो दोपहर तक लाइब्रेरी में रहा और फिर अपनी एकमात्र क्लास के लिए निकल पड़ा। मीडिया स्टडीज बहुत सारी चीजों को कवर करता है। इस क्लास के टीचर की बातें सुनना इतना बुरा नहीं होगा। कि बॉबी हॉलवे में चल रहा था, कई स्टूडेंट्स ने उसे देखकर उसका नाम लिया या चुपचाप आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। जो उसे जानते थे, उन्होंने बॉबी कुमार में एक बदलाव महसूस किया। उसकी पूरी पर्सनालिटी अब किसी रॉयल इंसान जैसी लग रही थी। वो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था जो हर कोई चाहता है। जब वो किसी से बात करता, चाहे वो सिर्फ एक सिंपल ग्रीटिंग ही क्यों न हो, उसकी आवाज न ज्यादा तेज होती न बहुत धीमी। जब वो अपनी क्लास में पहुंचा, कुछ लड़कियां भागती हुई आईं और उसका हाथ पकड़ लिया। हमें सब पता चल गया। ब्रदर बॉबी, क्या आप ठीक हो? आप बताओ क्या करना है? हम उस लड़की की सारी सच्चाई बाहर ला सकते हैं। प्लीज उदास मत हो। बहुत सी लड़कियां हैं जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनना चाहेंगी। उसकी पैसे की लालच वाली सोच तुम्हारे फ्यूचर को खराब न करे। बॉबी ने हंसते हुए लड़कियों की तरफ देखा। वो उसे कंफर्ट देने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन साथ ही ये भी जताने की कोशिश कर रही थीं कि वो अवेलेबल हैं। आपकी मीठी बातों के लिए शुक्रिया। मेरी चिंता मत करो। कोई नई रिलेशनशिप तो अब रुक ही गई है। वैसे भी कौन लड़की एक अनएम्प्लॉयड लड़के से रिश्ता बनाएगी जिसने यूनिवर्सिटी भी पूरी नहीं की, उसने शांत स्वर में कहा। बोलते समय उसने अपना सिर हल्का सा एक तरफ झुकाया, जैसे कोई क्यूरियस सोच हो उसके मन में। दूर खड़ी कुछ लड़कियां इस मोमेंट को फोन में कैप्चर कर रही थीं और तुरंत स्कूल फोरम पर अपलोड भी कर दिया। हैंडसम बॉबी फॉलोइंग द लोनली रोड, फोकसिंग ऑन अ बेटर लाइफ टू केयर फॉर हिज फ्यूचर वुमन। लकी। हर फोटो के नीचे मोस्टली लड़कियों के सपोर्टिव और होपफुल कमेंट्स थे। लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड था, कुछ लड़के भी अपने थॉट्स छुपा नहीं पाए। अरे वाह, आखिरकार अब हमारी बारी है लड़कों, बॉबी से पहले गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। तो ये सच है। वंशिका ठाकुर ने उसे डंप कर दिया। रुको सिस्टर वंशिका, मैं दिखाता हूं मैं कितना बेटर हूं। जब हैंडसम बॉबी को भी डंप किया जा सकता है, तो सोचो लड़कियां कितना हाई स्टैंडर्ड रखती हैं।
सुनो, ऊपर से अच्छा यही है कि किसी अच्छे इंसान से जुड़ो, न कि किसी दो पैरों वाले जानवर से जो हर वक्त गर्म रहता है। अग्रीड। अग्रीड प्लस एक। उधर बॉबी कुमार को इन लड़ाई झगड़ों या डिस्कशंस का कोई अंदाजा नहीं था जो स्कूल फोरम पर जेंडर वॉर की तरह चल रहा था। उसका ध्यान एक स्टार के मीडिया पर था। वो अपने हाथ में फोन लेकर उसके ऐप्स, सोशल साइट्स और प्रोडक्टिविटी टूल्स को एक्सप्लोर कर रहा था। उसे उसका इंटरफेस पसंद नहीं आया, लेकिन इंटरनेट पर सर्च करते हुए उसे एक ऐसा ब्रांड मिला जो उसे जाना पहचाना लगा। उसके होम स्टार पर यही ब्रांड था जिसने 2D टेक से 3D टेक की दुनिया में सबसे पहले एंट्री की थी और पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया था। लगता है इस प्लैनेट पर भी वही ब्रांड एक कंट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब उसने देखा कि यहाँ बहुत कंपटीशन है और नए कंपनीज जोर लगाने के बावजूद स्ट्रगल कर रही हैं, तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी नाराजगी आ गई। देखना मजेदार होगा कि ये लोग कितना आगे जा पाते हैं, उसने खुद से कहा। बॉबी शहर के अलग अलग हिस्सों और सोशल सीन्स को अपने फोन पर देख रहा था, तभी प्रोफेसर क्लासरूम में आ गए। उनके रिदमिक कदमों की आवाज सुनते ही बॉबी ने अपना फोन बंद कर दिया और ध्यान लगाने को तैयार हो गया। क्लास के दौरान और अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखकर उसके मन में एक नया आइडिया आया अपने मल्टीमीडिया ग्रेजुएटिंग प्रोजेक्ट के लिए। वो इस क्लास को भी इसमें शामिल कर सकता है। हर एक का अपना थीसिस होगा, लेकिन मेन प्रोजेक्ट में दोनों का मिलाजुला रूप रहेगा। उसका फाइनेंस वाला प्रोजेक्ट पहले से ही 70% पूरा हो चुका है। वो चाहे तो उसे थोड़ा बदल सकता है या उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके कोई नया प्रोजेक्ट बना सकता है। अब तय हो गया, उसने धीरे से कहा। क्लास खत्म होने की घंटी बजी, लेकिन लड़कियां बॉबी को छोड़कर बाहर नहीं गईं। वो उसे घेरकर खड़ी हो गईं, कोई उसका बैग उठाने को तैयार थी, कोई उसके लिए लंच लाना चाहती थी, तो कोई उसके सामान पैक करने में मदद करना चाहती थी। इस सब प्यार दुलार के बीच भी बॉबी कुमार का चेहरा शांत बना रहा। यही बात लड़कियों को और दीवाना कर रही थी। अगर ये सीन किसी एनिमेटेड मूवी में होता, तो हर लड़की की आंखों में दिल बने होते। आपके ऑफर के लिए शुक्रिया। मैं कैंपस के बाहर कुछ काम से जा रहा हूं, उसने आराम से कहा। उसकी आवाज नर्म और वो हल्की सी मुस्कान, बस लड़कियां फिर से फिदा हो गईं। कोई बात नहीं ब्रदर बॉबी, हम आपको कार पार्क तक छोड़ देंगे, एक लड़की बोली। बाकी सबने भी फौरन हाँ में हाँ मिलाया। ये उनका मौका था अपने स्कूल आइडल के साथ कुछ वक्त बिताने का। पहले उन्होंने उसकी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट की थी और दूर रही थीं। लेकिन अब जब बॉबी फ्री था, तो उन्हें उसके पास रहने का एक मौका मिल गया था। अगर ब्रदर बॉबी बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें प्यास लग सकती है। सही कहा। और रास्ते में भूख भी लग सकती है। चलो जल्दी से स्नैक्स ले आते हैं। 4 लड़कियां क्राउड से निकलकर कैफेटेरिया की तरफ दौड़ गईं, बाकी लड़कियां बॉबी को बाहर तक एस्कॉर्ट करने लगीं। उनके जोरदार बातों और भीड़ ने दूर तक लोगों का ध्यान खींचा। कुछ लड़कों ने ओपनली अपनी जलन और चिढ़ दिखाई और सोशल मीडिया पर बॉबी को अनवॉश्ड जिगोलो तक कह डाला। वो बॉबी को घूरकर देखते, उनके चेहरे पर साफ जेलसी और जलन झलकती थी। पर लड़कियां अब भी बॉबी की तारीफों के पुल बांध रही थीं, उससे तरह तरह के सवाल पूछ रही थीं। बॉबी भी बहुत पेशेंस के साथ सबका जवाब दे रहा था और उनकी पेस के साथ धीरे धीरे चल रहा था। ज्यादा देर नहीं लगी जब वे लोग बड़ी हरी घास वाली लॉन पार कर कार पार्क के पास पहुंच गए। बॉबी ने अपनी सेकंड हैंड वॉल्क्सवैगन 2018 जेटा की तरफ इशारा किया और सब लड़कियां उसी दिशा में चल पड़ी। किसी ने उस गाड़ी को नीचा नहीं समझा।
एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए अपनी गाड़ी रखना, पार्ट टाइम काम करना और फिर भी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना, ये सब बहुत बड़ी बात थी। गाड़ी भले ही पुरानी थी, पर बहुत साफ सुथरी और अच्छी हालत में थी। ब्रदर बॉबी, रुकिए। उसने मुड़कर देखा, 4 लड़कियां दौड़ती हुई आ रही थीं। उनके हाथों में बैग्स थे और चेहरों पर ब्राइट मुस्कान। वो आराम से चल रही थीं ताकि बैग्स गिर न जाएं। जैसे ही वो पास पहुंची, क्राउड खुद ब खुद बीच में से हट गया ताकि वो बॉबी तक आसानी से पहुंच सकें। उसी वक्त एक कपल भी कार पार्क में आ रहा था और वो गाड़ी की तरफ जा रहा था जो बॉबी की गाड़ी से 4 पार्किंग स्पेसेस दूर थी। हे भगवान, कितनी बेशर्म है! वो वंशिका ठाकुर और रवि सिंह नहीं हैं क्या? इम्पॉसिबल। तो यही वजह थी कि उसने ब्रदर बॉबी से ब्रेकअप किया। कितनी घटिया हरकत है! वो तो उसके ही डोर्म मेट का भाई जैसा था। अरे यार, अब तुम लोग भी समझ ही सकते हो उसने ऐसा क्यों किया। वंशिका हमेशा से ही जल्दी फायदा चाहती है। रवि सिंह मुंबई के बड़े घर से है, वो तो सीढ़ियां चढ़ रही है बस। TSK। लेकिन सोचो, अगर कोई लड़का अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड चुरा सकता है तो वो किसी के साथ भी धोखा कर सकता है ना? शायद उससे भी ऊपर वाली ढूंढे। शायद क्वांटिटी ही बढ़ा ले। लड़कियों ने वंशिका की बॉडी को देखा और अपनी दोस्त की बात को समझते ही जोर से हंस पड़ी। जो उसने कहा, शायद वो सच होते देर न लगे। गप्पें अब और तेज हो गईं। वो कपल जिसने ये सब सुना, क्राउड की तरफ देखने लगा जो बॉबी कुमार को घेरे खड़ा था। वंशिका ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने देखा कि 4 लड़कियां उसके एक्स को स्नैक्स के बैग्स दे रही हैं, एक एक करके। वो देख रही थी कि कैसे वो ब्लश कर रही हैं जब बॉबी उनका गिफ्ट अलग अलग स्टाइल में एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने बॉबी से उसकी कार कीज भी ले ली और खुद ही कार में सामान रखवा दिया। वो अंदर ही अंदर जल रही थी। अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और बॉबी के पास पहले से ही ग्रुपीज की भीड़ थी। वहीं रवि सिंह ईर्ष्या से भरा हुआ था। इस बंदे ने तो कुछ किया भी नहीं और लड़कियां खुद लाइन में लगी हैं। मुझे तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं इस तरह का अटेंशन पाने के लिए, उसने मन ही मन सोचा। उसने वंशिका की कमर पर अपनी पकड़ और कस दी। उसके लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने बॉबी की लड़की छीन ली थी। यही बात उसे बॉबी को नीचा दिखाने के लिए काफी लग रही थी। वो बॉबी के पास जाकर अपने जीत का दिखावा करना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही उसके साथ वाली लड़की यानी वंशिका बोल पड़ी। बॉबी कुमार, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन लड़कियों को लेकर ऐसे पब्लिक में घूम रहे हो। बॉबी के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई जब उसने ये इल्जाम सुना। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और वंशिका की गुस्से से भरी आंखों में देखा, जबकि रवि ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान डाल दी। वंशिका, उसने ठंडी आवाज में कहा। ब्रदर बॉबी, ऐसे लोगों पर टाइम बर्बाद मत करो। छोड़ दो। उसे दर्द इस बात का है कि उसने 2 सेकंड में रिश्ता छोड़ दिया सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, एक लड़की ने क्राउड से बाहर निकलते हुए कहा। उसका चेहरा बिना मेकअप के भी तेज से चमक रहा था और उसकी चाल में एक कॉन्फिडेंस था। वो स्ट्रैपी हील्स में चल रही थी। बॉबी कुमार अनजाने में उसकी स्लिम कमर और उसके उठे हुए फिगर को निहारने लगा। उसके सिल्की काले बाल एक पोनी टेल में बंधे थे, जिससे उसके कानों के डायमंड इयरिंग्स साफ दिख रहे थे। उसका स्लेंडर बॉडी टाइट जीन्स और फिटिंग टॉप में साफ झलक रहा था। वो किस्सस माली यूनिवर्सिटी की खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और बॉबी कुमार को पैम्पर करने वालों में गिनी जाती थी। वर्षा पांडे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की?
वंशिका ठाकुर ने गुस्से में चिल्लाया। वर्षा पांडे उस कपल के सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक ताने भरी मुस्कान थी। इंसल्ट? नहीं डियर, मैं तो बस सच बोल रही थी। तुमने ब्रदर बॉब बी को कुछ घंटे पहले छोड़ा और अब उसी के डॉर्म भाई की बाहों में हो। जो भी देखेगा उसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बॉबी भाई के लिए दुख हो रहा है, जो ऐसी गंदगी पर भरोसा कर बैठा। वर्षा, ज्यादा मत बोलो। सिर्फ इसलिए कि तुम प्रिटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल सकती हो, रवि सिंह ने कहा। उसे दिखाना था कि वो वंशिका को प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि लोग समझें कि वो एक अच्छा इंसान है। असल में वो वर्षा को भी पाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा उसे इग्नोर करती रही। ये बात वही कह रहा है जो कल रात मुझसे स्पेशल डिनर के लिए कह रहा था, वर्षा ने सीधा जवाब दिया। रवि कुछ बोलने ही वाला था कि वंशिका ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? अब वो खुद उस पर बेवफाई का आरोप लगाने को तैयार थी, कितना आयरॉनिक है ना? वर्षा पांडे। जी। बॉबी कुमार की आवाज सुनकर वर्षा का सख्त चेहरा एकदम शांत और प्यारा हो गया। उसने वो बेवकूफ कपल भुला दिया और सीधा स्कूल के आइडल बॉबी के पास चली गई। ज्यादा टेंशन मत लो। मेरा बचाव करने के लिए थैंक्स, बॉबी ने नर्म लहजे में कहा और उसके सिर पर हाथ फेरा। वर्षा के चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कान आ गई और उसके गाल गुलाबी हो गए। आसपास की लड़कियों ने जलन से भरे सुर में आवाजें निकालीं और वही अटेंशन पाने के लिए शोर मचाने लगीं। रवि सिंह और वंशिका ठाकुर ने यह सब देखा और अपने अपने गुस्से को जब्त किया। रवि ने शो ऑफ करने के लिए अपनी मर्सिडीज AMG SL63 रोडस्टर की चाबी निकाली और अनलॉकिंग साउंड जानबूझकर तेज किया। वंशिका एक नखरीली अदाओं के साथ कार में बैठ गई, लेकिन क्राउड ने इन हरकतों को नोटिस ही नहीं किया। सबने इन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। रवि ने अपनी कार घुमाकर बॉबी की दिशा में चलाई, जोर से हॉर्न बजाया ताकि ध्यान खींचे और अपनी लक्जरी कार का शो भी कर सके। वंशिका ने बिग फ्रेम वाले सनग्लासेस पहने और सामने वाली सीट पर एक सेडक्टिव पोज बना लिया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खास अटेंशन नहीं मिली। बॉबी पहले ही लड़कियों को धीरे धीरे रवाना कर चुका था और अब सिर्फ कुछ ही उसके पास रुकी थीं। अगर ये कोई और दिन होता तो रवि के दोस्त उसकी लक्जरी कार की तारीफें करते न थकते, इतनी महंगी कार जो ज्यादातर स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आज उसे इग्नोर कर दिया गया, सिर्फ एक पुराने मॉडल की जेटा के सामने। आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? चैप्टर 4। बॉबी कुमार के पास से एक मर्सिडीज AMG रोडस्टर धीरे धीरे गुजरी, लेकिन उसने उसमें बैठे दो लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी बात उन लड़कियों से करता रहा। उसे उनकी बातें दिलचस्प लगीं और उसने उन्हें व्हाट्सएप पर जोड़ लिया। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अकेले जाना अजीब लगता है, इसलिए एक अच्छा कंपेनियन होना जरूरी होता है। मैं अभी किसी नए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं कभी कॉल करूं और आप लोग मेरे साथ चलें तो मुझे खुशी होगी। अगर ये आप लोगों को ठीक नहीं लगे तो माफ कीजिएगा। बॉबी ने उन्हें जोड़ने से पहले अपने इरादे साफ कर दिए। उसने सोचा था कि ये सुनकर वो तुरंत मना कर देंगी, लेकिन उसकी मैच्योरिटी और साफगोई ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया। आजकल रिलेशनशिप्स प्रायोरिटी नहीं हैं। एक करियर ज्यादा स्टेबल होता है लव लाइफ से। हम भी यही सोचते हैं, ब्रदर बॉब बी। हम जानते हैं कि आप वन वुमेन टाइप के इंसान हो और हमें भी कोई दिक्कत नहीं है मेल कंपेनियंस होने में, श्वेता त्रिपाठी ने कहा, जो उन लड़कियों में से एक थी जिसने बॉबी से गहरी बातचीत की और रुक गई थी। बॉबी ने हल्की सी मुस्कान दी और उन्हें ऐप में ऐड कर लिया। अब मैं चलता हूँ।
जल्दी बात होगी। बाय ब्रदर बॉबी। बॉबी ने उनके इस सिंगसोंग गुड बाय पर हंसते हुए अपने कार में बैठकर निकल गया। उसने मेज पर रखा हुआ बंद फ्रूट जूस उठाया और जल्दी से खोल लिया। लड़कियां अपनी किस्मत पर फूली नहीं समा रही थीं और हंसते हुए वापस कैंपस की ओर भाग गईं। कार की सीट पर उसका बैकपैक नीचे रखा था और आगे वाली सीट स्नैक्स के पैकेट्स से भरी हुई थी। बॉबी ने अपने बैंक का नाम टाइप किया ताकि नजदीकी लोकेशन मिल सके। क्यों ना मैं अपनी इनकम पर 100x मल्टीप्लायर ट्राई कर लूं, उसने सोचा। उसने ओला ऐप खोली और अपने वर्क अकाउंट से लॉगिन किया। पिकअप्स स्क्रॉल करते हुए एक राइड दिखी जो उसकी डायरेक्शन में जा रही थी। बॉबी कुमार ने उसे जल्दी से एक्सेप्ट किया और कार पार्क से निकल पड़ा। वो एक सिंपल जॉब शुरू करने को लेकर एक्साइटेड था, लेकिन उसी समय दो लोग गंभीर बातचीत में लगे हुए थे। रवि सिंह ने एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम बुक किया था ताकि वंशिका ठाकुर से कुछ जरूरी बातें कर सके। उसका आफ्टरनून वंशिका के साथ थोड़ा खराब शुरुआत के साथ शुरू हुआ था। अब वो उसे खुश करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था और बाद में थोड़ा बहुत शॉपिंग भी। खर्चा ज्यादा ना हो इसलिए उसने खुद ही ऑर्डर किया और मीठे शब्दों से उसे खुश कर दिया। मुझे लगता है उसे सब पता चल गया है, रवि ने कहा जब वंशिका वाइन का ग्लास लेकर थोड़ी रिलैक्स हो गई। मुझे नहीं लगता, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो, वंशिका ने नाक से हंसते हुए जवाब दिया। तुम शायद अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थी जब तुमने उसे जिंदा देखा, मैं भी नहीं था। लेकिन क्या तुमने उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया? उसने कहा था ही स्लेप्ट लाइक द डेड। वंशिका ने आंखें घुमाईं और सिर हिलाया। तुम ज्यादा सोच रहे हो डार्लिंग। बॉबी सिर्फ बुक स्मार्ट है। वो जब जहर से बच गया तो उसे लगा होगा कि थकावट से वो गहरी नींद में सो गया था। तुम्हें अब जो करना है वो ये कि उसका लैपटॉप या थंब ड्राइव लेना है। हमें दोनों को पता है कि वो सब कुछ उसी में रखता है और उस पर कोई पासवर्ड भी नहीं है। जब वो सो रहा हो, उसकी प्रोजेक्ट फाइल कॉपी कर लो और फिर उसे डिलीट कर देना। रवि सिंह ने वंशिका को ध्यान से देखा। उसका मन बेचैन था। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि बॉबी को कुछ ना कुछ पता चल गया है। वंशिका ठाकुर ने उसकी चिंता भांप ली। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा तुम पर गर्व करें? बॉबी के प्रोजेक्ट्स हमेशा हाई स्कोर्स लाते हैं। मुझे यकीन है कि उसका ये ग्रेजुएशन वाला काम भी बेहतरीन होगा। तुम बस उसे थोड़ा पर्सोनलाइज कर लो और जब तुम्हें पहचान मिलने लगेगी तब तक वो पैनिक में होगा और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। थोड़ा सोचने के बाद रवि ने उसकी बात मान ली। तुम सही कह रही हो, रवि सिंह अब थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने वंशिका को अपने पास खींचा और उसके कान के नीचे एक हल्का सा किस किया। वंशिका का हाथ धीरे धीरे उसकी थाई पर चला गया और वह उसे टीजिंग तरीके से सहलाने लगी। रवि के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वंशिका ने थोड़ा झुककर उसके होठों को पकड़ लिया और दोनों के बीच एक पैशनेट किस शुरू हो गया। अब उसके हाथ रवि की बेल्ट तक पहुंच चुके थे, मानो उसके स्पेशल ट्रीटमेंट का शुक्रिया अदा करने को तैयार हों। उसे अच्छा लग रहा था। बॉबी की लड़की उसी की सेवा कर रही थी एक रेस्टोरेंट में। वो बेवकूफ बॉबी उसके रास्ते का कांटा बन चुका था। जिस दिन उसे पता चला कि बॉबी टॉप स्कोरर है, उसी दिन उसे एहसास हो गया था कि ये लड़का कभी ना कभी उसे पीछे छोड़ देगा। सिंह परिवार के दूसरे बेटे के तौर पर उसकी परफॉर्मेंस को हमेशा नजरअंदाज किया गया था, औसत और कमजोर कहा गया। मुंबई के एक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर उसने खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसे बॉबी के साथ ही क्लास और डॉर्म में डाल दिया।
रवि जानता था इस ऑब्स्टेकल को हटाना पड़ेगा, हमेशा के लिए। आखिरकार यही तो रूल है, जो पावरफुल होते हैं वो रास्ते के पत्थर हटाते हैं। उधर रवि के मन को परेशान करने वाला वही इंसान बॉबी कुमार बड़ी खुशी से अपनी पहली राइड उठाने के लिए शहर की सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। अपनी गाड़ी खुद चलाना और रास्ते में दिखते नए पुराने बिल्डिंग्स को देखना बॉबी कुमार के लिए बहुत खुशी की बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुशी 10 गुना बढ़ गई हो। आखिरी बचे हुए पोटैटो चिप्स को खाते हुए उसने अपनी गाड़ी उस पीली बेंच के पास रोकी जिसे उसके पैसेंजर्स एक लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करते थे। वहां 3 लड़कियां सेडक्टिव पोजेस में सेल्फीज ले रही थीं, जिससे वहां मौजूद लोगों का ध्यान उनकी ओर जा रहा था। जब बॉबी थोड़ा और पास आया तो उसने गौर किया कि कैसे उन्होंने अपने पर्स इस अंदाज में पकड़े हुए थे कि उनकी कलाई की वॉचेस साफ दिखें और उनके आउटफिट्स भी बिल्कुल साफ सुथरे लगें। तीनों ने हाई हील्स पहन रखे थे, लेकिन कोई भी उस बेंच पर नहीं बैठी थी, शायद ताकि उनकी पोस्चर खराब न हो। बॉबी को उनका ऐसा बर्ताव अजीब और मजेदार लगा। उनमें से एक तो हील्स में लड़खड़ा रही थी और अपने दोस्त को गले लगाने का नाटक कर रही थी ताकि गिरने से बच सके। गाड़ी को उनके पास लाकर बॉबी ने खिड़की नीचे की और बोला। शुरू में उन्होंने उसकी तरफ देखकर घृणा का भाव दिखाया और उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसने उनमें से एक का नाम और ओला कस्टमर हैंडल लिया तो वो अचानक भड़क गईं। तू कौन है? उसका नाम तुझे कैसे पता? एक चिल्लाई। जवाब दे, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे, दूसरी ने जोर दिया। तू सोचता है कि हमारे जैसे दिखने वाली लड़कियों को ऐसे ही उठा सकता है? ये वही लड़की थी जिसने ओला बुक की थी। उसने अपनी ठोड़ी इतनी ऊपर उठा ली कि बॉबी को लगा वो अभी पीछे गिर जाएगी। उसकी दोस्तों ने बॉबी को गालियां देनी शुरू कर दी, उसे जलील करने लगीं, बोली कि वो उनके लायक नहीं है। आसपास के लोग रुककर ये ड्रामा देखने लगे, आखिर पब्लिक में तमाशा सबको पसंद होता है। बॉबी हैरान था। उसका मन तो किया कि इनके आईक्यू पर ही कुछ कह दे, लेकिन फिर उसने खुद को शांत रखा, उसे एनर्जी बर्बाद नहीं करनी थी। उसे लग गया था कि ये लड़कियां ना तो किसी अमीर खानदान की लगती हैं और ना ही कोई असली सेकंड जनरेशन रिच टाइप। उसने आंखों में आंखें डालकर फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी नजरें बेफिक्र और थोड़ा मजाक उड़ाने वाली थीं, जिससे वो लड़कियां और भी चिढ़ गईं। जॉब टिकट खोलते हुए उसने बोला, आपने 3 लोगों के लिए टैक्सी बुक की थी। मैं आपका ड्राइवर हूं। यहां आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर का आखिरी हिस्सा दिख रहा है। अगर अब टैक्सी की जरूरत नहीं है तो प्लीज टिकट कैंसल कर दीजिए। एक राह चलते आदमी से लड़कियों की बेवकूफी भरी एक्ट देखी नहीं गई और वह जोर से हंस पड़ा। लड़कियां इतनी घमंडी और हाई प्रोफाइल दिख रही थीं, लेकिन उसी ड्राइवर को गालियां दे रही थीं जिसे खुद उन्होंने ही बुलाया था। अगर वो सच में उतनी ही अमीर होती जितना दिखा रही थीं, तो फिर उनका अपना पर्सनल ड्राइवर होता, कोई रैंडम ओला ड्राइवर नहीं। तो तुम्हें पहले बोलना चाहिए था, ग्राहक लड़की चिल्लाई। लेकिन उसने तो बोला था। हाँ 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 हाँ, उस आदमी ने जोर से जवाब दिया, बॉबी के कुछ कहने से पहले ही। ओह भाई, क्या कमाल की हंसी मिली। लंच ब्रेक में वो आदमी हंसते हंसते आगे बढ़ गया। बॉबी को भी उसकी सिंपल मजाक वाली सोच पर हंसी आ गई। HNPH लड़कियां शर्मिंदा होकर नाक सिकोड़ते हुए गाड़ी में बैठ गईं। बॉबी की हंसी निकल ही जाती जब वो लड़की जो हील्स पहनने की नई थी, जल्दी जल्दी कदम छोटे करके जैसे तैसे गाड़ी में कूद गई। सबके बैठ जाने के बाद बॉबी ने अपने फोन पर GPS चालू किया और राउट सेट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम्हें पहले कॉल करना चाहिए था। क्या यही तुम्हारा काम नहीं है?
तुम ड्राइवर हो, ऐसे चुपचाप कैसे आ सकते हो? ग्राहक ने ताना मारा। बॉबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। मन में बोला, डियर कस्टमर, वो भगवान वाला एटीट्यूड अपने दिमाग से निकाल दे। ये तो कोई बेवकूफ जिगोलो जैसा है। शायद इसी काम से पैसे कमाता है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। छोड़ो इस क्रेटिन को, आज की आउटिंग फाइनल करें, उसकी एक दोस्त ने घमंड से कहा। जिगोलो? क्या मैं सच में इतना सुंदर हूं? बॉबी मन ही मन पूरे जवाब सोच रहा था और पीछे तीनों अपनी आउटिंग के बारे में बात कर रही थीं। उनकी बातें सुनकर बॉबी हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा एनकाउंटर हो गया। आमतौर पर ऐसे बदतमीज लोग तो किसी कहानी के मेन हीरो को मिलते हैं। फेक सोशलाइट्स। उसने इन लड़कियों जैसे लोगों के बारे में अपने असली दुनिया में लाइट नॉवेल्स में पढ़ा था, लेकिन सीईओ बनने की अपनी जिंदगी में वो कभी ऐसी लड़कियों से नहीं मिला। अब किस्मत ने ऐसा पलट दिया कि वो एक ड्राइवर बनकर इन्हीं लोगों से मिल रहा है। अरे वाह, किस्मत भी क्या क्या खेल दिखाती है, उसने मन ही मन मजाक में कहा। फेक सोशलाइट्स वो लड़कियां होती हैं जो झूठ के सहारे अपनी पूरी लाइफस्टाइल बनाती हैं ताकि कोई अमीर पति मिल जाए या जिंदगी में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी। ये लड़कियां आपस में पैसे मिलाकर मिशेलिन रेस्टोरेंट्स में खाती हैं, एक्सक्लूसिव स्पास जाती हैं और महंगे होटल्स के रूम्स किराए पर लेकर अपनी लाइफ की परफेक्ट फोटोज खिंचवाती हैं। ब्रांडेड कपड़े खरीदती हैं, लेकिन टैक्स लगे रहने देती हैं ताकि बाद में वापस कर सकें और रिफंड पालें। अपनी हाई सोसाइटी वाली लाइफ को दिखाने और लोगों को जलाने के लिए वो हमेशा घमंड में बात करती हैं और झूठी शान दिखाती हैं। बॉबी अंदर ही अंदर इन सब बातों पर हंस रहा था और चुपचाप रोड पर ध्यान बनाए हुए था। लेकिन लड़कियों को उसका ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आया। उन्होंने लक्जरी ब्रांड्स पहन रखे थे, दिखने में भी काफी सुंदर लग रही थीं, लेकिन बॉबी ने एक बार भी उनकी तरफ देखकर बात नहीं की। यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं पूछा कि वो कहाँ से हैं या ड्रैगन्स टेल जैसे पॉपुलर रेस्टोरेंट क्यों जा रही हैं। क्या उसे अमीर लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं? आखिरकार वो तो बस एक टैक्सी ड्राइवर है। अय्या अपूर्वा पाटिल, कल रात तुम्हारी उस यंग मास्टर के साथ डेट कैसी रही? एक लड़की ने जोर से कहा। बाकी दोनों ने फटाफट बॉबी की तरफ देखा। उम्मीद थी कि उनकी बात सुनकर वो थोड़ा इंटरेस्टेड होगा। वो तो बड़ा बोरिंग था। बेंटली में आया था, नई खरीदी थी शायद, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मुझे उस गाड़ी के बारे में पहले से पता है, मेरे एक्स के पास भी वही थी। फिर मुझे गिफ्ट्स देकर मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। अब भी अप्रूवल के लिए पीछे पड़ा है। उसे नहीं पता क्या कि उसे मेरी कदर करनी पड़ेगी? मैं खुद वो सब चीजें खरीद सकती हूँ, अपूर्वा पाटिल ने घमंड से कहा। अरे वो घड़ी जो तुम्हारी कलाई पर है, क्या वो रेंटेड नहीं है? और तुम तीनों तो थोड़ी देर पहले इसी खाने की पेमेंट प्लान की बात कर रही थीं, 2 और लोगों के साथ मिलकर। क्या प्रोफेशनल हो यार, बॉबी ने फिर से मन ही मन बोला। कोई भी हमारी सिस्टर अपूर्वा से कंपेयर नहीं कर सकता। आजकल के यंग मास्टर्स भी उसके लायक नहीं हैं, उसकी दोस्त ने उसकी झूठी तारीफ की। बॉबी अब सिर्फ मुस्कुरा रहा था, ऐसी बातें सुनना उसकी बोरिंग ड्यूटी में थोड़ा एंटरटेनमेंट ला रही थी। बॉबी कुमार ने अपनी हंसी रोकने के लिए स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, जब अपूर्वा पाटिल ने अपने बालों को झटका दिया ताकि उसकी गोरी पतली गर्दन और धूप में चमकता पतला सोने का हार साफ दिखे। उसे पता था अगर वो अभी हंस पड़ा तो फिर से तीखी आवाजों का तूफान आ जाएगा। उसे राहत मिली जब वो आखिरी सड़क पर मुड़ा जहां उनका डेस्टिनेशन था।
रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकते ही उसने अराइवल कंफर्म किया, जिससे ग्राहक को नोटिफिकेशन मिल गई। इतना ज्यादा क्यों दिखा रहा है? क्या तुमने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ दिए हैं? एक लड़की ने शिकायत शुरू की। बॉबी बस सामने खाली आंखों से देखता रहा। इन कस्टमर्स से डील करने में जितनी एनर्जी लगती है ना। हाय राम, मैडम, चार्जेस क्लियरली मेंशन्ड हैं और ये 3 लोगों के लिए हैं। कृपया पेमेंट कंफर्म करें, हम पहुंच चुके हैं। टोटल 168 रुपए है, बॉबी ने शांति से जवाब दिया। तुम दोनों मुझे पैसे देना, अपूर्वा पाटिल ने चिढ़कर कहा और व्हाट्सएप से पेमेंट कर दिया। तीनों गाड़ी से उतरीं और टैक्सी फेयर को लेकर बहस करते हुए दूर चली गईं, और बॉबी गाड़ी में बैठा हंसी से लोटपोट हो गया। कुछ सेकंड बाद उसके फोन पर कस्टमर रिव्यू आया। 2 स्टार्स, दैट बिच। चैप्टर 5। सोचो, मैंने उसे उसकी अमीर लड़की वाली एक्टिंग के लिए ऑस्कर वर्दी कहा था। हुफ, आपकी इनकम के लिए आपको 168 रुपए मिले हैं। 100x मल्टीप्लायर से आपके अकाउंट में 16,790 रुपए भेजे गए हैं। ओह, ये तो अच्छा है। तो कंपनी 10 रुपए काटती है। वाकई में अच्छा साइड इनकम है। अब अपने रेगुलर स्केड्यूल पर चलता हूं, उसने आगे कहा। उसकी आवाज में मल्टीप्लायर के काम करने को लेकर एक्साइटमेंट झलक रही थी। पहले वाला बॉबी जो पोलाइट और फ्रेंडली था, अब उसमें केयरफ्री एटीट्यूड भी जुड़ गया था, साथ ही उसकी स्टेडी और डोमिनेंट प्रेजेंस भी। कोई भी चीज उसे एंटरटेन कर सकती थी या उसकी इंटरेस्ट पकड़ सकती थी, और अब वो दूसरों की ओपिनियन से भी बिल्कुल इंडिफरेंट हो गया था। और ये सब और भी पक्का हो गया था जब से वो अलग अलग वर्ल्ड्स की यात्रा कर चुका था। कॉन्ट्रडिक्टिंग सोशलाइट्स से हुई एनकाउंटर को श्रग करते हुए वो बैंक की तरफ बढ़ा। दोपहर का वक्त था, जो शायद भीड़ वाला होता है, लेकिन वो अपने नए लाइफ की शुरुआत को लेकर बहुत ईगर था। बैंक रेस्टोरेंट से 2 ब्लॉक की दूरी पर था। एक पार्क ढूंढना आसान रहा। अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को एक लेदर पाउच में रखकर, जो उसे अपने क्लोजेट में मिला था, वो उस इम्पोजिंग पत्थर की इमारत की तरफ बढ़ा। अंदर जाते हुए उसने इंट्रिकेट मोल्डिंग्स और साफ सुथरे माहौल की मन ही मन तारीफ की और लॉबी में दाखिल हुआ। बहुत सारे कस्टमर अपनी बारी का इंतजार करते हुए बैठे थे या अलग अलग टेलर्स की क्यूज में खड़े थे। फर्स्ट फ्लोर का वाइड एरिया बहुत ही मैजेस्टिक लग रहा था। यूनिफॉर्म पहने स्टाफ रॉयल्टी जैसा फील दे रहा था। ऊपर से चमचमाती फ्लोर्स और डोर हैंडल्स, चेन्ड पेन्स वगैरह पर सोने की परत थी। बॉबी कुमार ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को शार्प अंदाज में ग्रीटिंग दी और इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ बढ़ा। दोनों गार्ड्स थोड़े कंफ्यूज्ड थे। उन्हें लगा शायद उस आदमी ने उन्हें किसी और के लिए समझ लिया हो, लेकिन वो तो बस एक सिंपल और कोर्टियस ग्रीटिंग थी। गुड आफ्टरनून डियर कस्टमर, हाउ मे आई असिस्ट यू? डेस्क पर बैठी महिला ने बॉबी को सराहती निगाहों से देखा और मन ही मन खुश हो गई। जब बॉबी ने मुस्कराया तो उसका मन किया कि उसका एक क्विक फोटो ले ले। उसके सामने खड़ा ये आदमी उसे उसके पसंदीदा के ड्रामा एक्टर्स की याद दिला रहा था। हेलो, मैं एक नया अकाउंट खोलना चाहता हूं और मेरा जो पुराना अकाउंट है उसे क्लोज करके उसकी बैलेंस अमाउंट नए अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहता हूं। हम आपकी मदद कर सकते हैं। कृपया अपना आईडी और बैंक कार्ड दीजिए ताकि मैं प्रोसेस शुरू कर सकूं। फिर मैं आपको एक अवेलेबल सेल्स एसोसिएट से मिला दूंगी। बॉबी ने दोनों कार्ड्स दिए और उसकी प्रोफेशनलिज्म से बहुत खुश था। कुछ कीबोर्ड क्लिक्स के बाद उसने बॉबी की बेसिक अकाउंट इंफॉर्मेशन निकाली और एक न्यू अकाउंट फॉर्म के साथ प्रिंट कर दी। आपका क्लर्क सेक्शन बी में है और आपकी वेटिंग नंबर अब 15 है।
आप अपना फॉर्म इंतजार करते हुए भर सकते हैं। थैंक यू। उसने दस्तावेज और छोटा सा टिकट लिया और तय की गई जगह की ओर बढ़ गया। इस एरिया में 4 क्लर्क्स थे, जिनके अपने अपने डेस्क थे और हर डेस्क के सामने 2 कुशन्ड चेयर्स रखी थी कस्टमर्स के लिए। हर क्लर्क के बीच में फ्रॉस्टेड ग्लास की दीवारें थीं, जिससे उनके छोटे छोटे ऑफिस एरिया बने हुए थे जो उनकी अलग पहचान और काम की जगह को दर्शाते थे। ऊपर एक बड़ा एलसीडी स्क्रीन लगा था जो ये दिखा रहा था कि कौन सा क्लर्क फ्री है। क्लर्क की फोटो, उसका नाम और कस्टमर का टिकट नंबर डिस्प्ले हो रहा था। बॉबी ने देखा कि 2 लोग उससे पहले हैं, तो वह वेटिंग एरिया में बैठ गया। सीट्स के बगल में एक कॉफी टेबल थी, जिस पर पेन्स, इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स और स्वीट्स से भरा एक बॉल रखा था। उसके पास ही एक मिनी फ्रिज था जिसमें बॉटल्ड वाटर रखी थी। एक पेन उठाकर बॉबी ने फॉर्म भरा और अपने नंबर का इंतजार करने लगा। हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे पूरे दिन के मूड को बदल सकते हैं। आज बॉबी की बारी थी ऐसे ही एक इंसान से मिलने की, ऐसा इंसान जिससे मिलकर किसी का भी हाथ उठ जाए। बैंक की इस ट्रिप में उसे एक ऐसे आदमी से सामना हुआ जो न सिर्फ बेहद इग्नोरेंट था, बल्कि खुद को बहुत बड़ा समझता था। जब बैंक के नंबर सिस्टम ने बॉबी का नंबर और उसका असाइंड क्लर्क दिखाया, तो बॉबी कुमार उस यंग क्लर्क की ओर बढ़ा जो उसकी मदद करने वाला था। वो क्लर्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बॉबी तुरंत संभल गया। बाकी कस्टमर्स और खुद क्लर्क ने भी इस हरकत पर तेज सांसें लीं। बॉबी एक स्टेप में खुद को संभाल चुका था और बस अपने रिफ्लेक्सेस से उस आदमी को कुछ कर ही डालता, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। पीछे खड़े बाकी लोग इस सीन को देख रहे थे और हैरान थे। जिसने बॉबी को धक्का मारा, वो शायद नहीं जानता था कि वो कितनी बुरी हालत में पहुंच सकता था। जो बुजुर्ग लोग वहां खड़े थे, उन्होंने बॉबी की शांति की तारीफ की। वहीं कुछ जवान लोग एक बड़े झगड़े की उम्मीद करने लगे। क्लर्क ने भी बॉबी की समझदारी को देखा और मन ही मन उसे शुक्रिया कहा कि उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया। जब चारों तरफ ये सब चल रहा था, बॉबी कुमार के अंदर गुस्से और हिंसा की एक लहर उमड़ रही थी। बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे इतनी बेइज्जती दी हो, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि अब कानून का ज़माना है। कस्टमर, ये क्या हरकत है? कृपया अपने आसपास का ध्यान रखें। जब आपका नंबर आए तभी क्लर्क के पास जाएं। तुम लोगों ने मुझे कितनी देर से वेट करवाया है, पता है तुम्हें? हटो सामने से बच्चे, मेरे पास तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ये भारी आवाज और धक्का एक मोटे से आदमी की तरफ से आया, जिसका हेयर लाइन काफी पीछे जा चुका था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उसने जो सूट पहना था वो उसके शरीर पर ठीक से फिट नहीं हो रहा था। वो बेधड़क उस कुर्सी पर बैठ गया और क्लर्क की टेबल पर डॉक्यूमेंट्स पटक दिए और बोला कि उसे अभी हेल्प चाहिए, नहीं तो क्लर्क को जॉब से निकाल दिया जाएगा। क्लर्क अपनी सीट से फौरन खड़ा हो गया और सख्ती से बोला, ऐसे कस्टमर्स से कैसे निपटना है, इसकी उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। आमतौर पर साल में करोड़ रुपए कमा लेने के बाद ये बिजनेस ओनर्स खुद को एलोन मस्क समझने लगते हैं। कस्टमर, कृपया अपनी बारी का इंतजार कीजिए और अपनी सीट पर वापस जाइए। मैं आपकी धमकी को हल्के में नहीं लूंगा। जो भी आपकी समस्या है, उसे संभालने के लिए एक असाइंड क्लर्क है। अब जाइए। आप बाकी कस्टमर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लर्क ने पोलाइटली कहा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझसे इस तरह बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या इस घटिया बैंक में अब पागलों को नौकरी पर रखा जा रहा है? उस आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा।
मार्बल की दीवारों और फर्श की वजह से उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और सबके कानों में चुभ रही थी। मेरा काम अभी और यहीं संभालो। मैं यहाँ बड़ा हूँ और तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। ओए, बॉबी ने आवाज लगाई। क्या बकवास है अब? सुनाई नहीं दे रहा? पहले मुझे काम निपटाने दो, फिर तुम अपनी छोटी सी सेविंग्स के साथ खेलने चले जाना। उस आदमी ने बॉबी कुमार को घूरते हुए ताना मारा। बॉबी की आंखों में ठंडापन और स्टेडीनेस थी। उसका शरीर सख्त हो गया, जैसे उसे खुद पर भरोसा नहीं कि वो हिलेगा भी तो क्या कर बैठेगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि इस जगह के नियमों का पालन करो। उसके चेहरे पर एक चार्मिंग मुस्कान आ गई, लेकिन वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। भाग जा साले बच्चा, बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा। क्लर्क ने डेस्क के नीचे एक बटन दबा दिया और उस बदतमीज ग्राहक की ओर फिर से देखा। सर, आप बेवजह का हंगामा क्यों कर रहे हैं? अपनी सीट पर जाइए प्लीज। आप इस सेक्शन के इकलौते कस्टमर नहीं हैं। आप सबका समय खराब कर रहे हैं। सब अपना काम बाद में कर सकते हैं। पहले मेरा इश्यू सुलझाओ। औरत जैसी हरकतें मत करो। मैं तुमसे ज्यादा कमाता हूं, तुम्हारा काम है मेरी सेवा करना। उस मोटे आदमी की बातें क्लर्क और पीछे खड़े कस्टमर्स दोनों को गुस्से से भर गईं। किसी ने इतनी घमंडी बातें पहले नहीं सुनी थीं। तभी एक हल्की सी हंसी की आवाज गूंजी और उसी वक्त सिक्योरिटी भी तेजी से आ गई। लेकिन क्राउड का ध्यान उस पर नहीं गया, बल्कि उस लड़के पर गया जो पीटा गया था। ओए मोटे, तू जानता है मैं कौन हूं? उस आदमी ने बॉबी को घूरा और उसकी बात पर नाक चढ़ाते हुए कहा, क्या मुझे तुझ जैसे बच्चे को जानना चाहिए? बॉबी कुमार ने उसकी बेवकूफी की बातों को अनदेखा कर दिया और अपना सवाल जारी रखा। तू जानता है ये कौन है? उसने क्लर्क की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उससे पहले कि वो जवाब देता, बॉबी ने पूछा कि क्या वो जानता है कि उसके पहले कौन कौन कस्टमर्स हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। बस कर बे, फालतू सवाल पूछना बंद कर और निकल यहां से। और तू, मुझे तेरे सीनियर को बुला। मैनेजर को बुला अभी। ये बहुत ही घटिया सर्विस है। शाओ। उस आदमी की बात अधूरी रह गई जब उसका शरीर हिलता हुआ हवा में उछलकर पीछे गिरा। सभी की नजर उसकी उड़ती हुई बॉडी और फिर उसकी जमीन पर गिरती हुई हालत पर पड़ी, जैसे कोई मछली तड़प रही हो। बॉबी कुमार ही था जिसने उस आदमी को उसकी कुर्सी पर बैठे बैठे इतनी जोर से लात मारी कि वो खिसकते खिसकते एकदम रुक गया और फिर कुर्सी पीछे की ओर झूलने लगी। उसे इतनी भारी कुर्सी को लात मारने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ी होगी। वाकई जबरदस्त था। मैं तुम पर केस करूंगा। तुम मेरी मेडिकल बिल्स जिंदगी भर भरते रहोगे। आदमी चिल्लाया जब वो उठने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल था। वो हाँफ रहा था, एक साइड से दूसरी साइड लुढ़क रहा था, जैसे किसी तरह से उठने की कोशिश कर रहा हो। उसकी ये मजेदार हरकतें देखकर भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। सिक्योरिटी गार्ड अपनी हंसी रोकते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। बाकी क्लर्क्स ने अपनी हंसी छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। सीन ही ऐसा था। वहीं बॉबी ने दूसरी कुर्सी आगे खींची, बैठ गया और क्लर्क से बात करने का इंतजार करने लगा। तुम मुझे सू कैसे करोगे जब तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं? क्लर्क सिक्योरिटी गार्ड को सारी बात समझा रहा था और बॉबी की बात पर हंसी भी रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी क्लर्क के ऑफिस में तेजी से घुस आया। लिटिल आदित्य, यहाँ क्या हो रहा है? उस आदमी ने सख्ती से पूछा। क्लर्क कुछ जवाब देता उससे पहले ही वो गोलमटोल आदमी आखिरकार खड़ा हो गया और बॉबी पर सारे इल्जाम फेंकने लगा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसने फिर पूछा।
नहीं, कौन हो तुम? एक नौजवान लड़की ने मजाक में पूछा। मैं मोती महल होटल का मैनेजर हूँ। उसने अपनी शेखी दिखाने वाली बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि वहां खड़े सब लोग खुद को किसी न किसी कंपनी का मैनेजर या सीईओ बताने लगे। अब उसका चेहरा टीजिंग की वजह से पर्पल हो गया था। उसने डेस्क के पीछे खड़े जेंटलमैन की तरफ मुड़कर बॉबी कुमार को बाहर फिकवाने की मांग की। मैं इस बैंक का ब्रांच मैनेजर हूं और मुझे दोनों पक्षों की बात सुननी होगी, सही है ना? जेंटलमैन ने शांति से कहा। साफ था कि वो पूरी सिचुएशन समझ चुके थे, पर फिर भी दोनों को सुनने का मौका दे रहे थे ताकि बैंक की रेपुटेशन पर कोई असर न पड़े। अब ये मेरी बात और उसकी बात है। तुम किसकी बात मानोगे? एक सक्सेसफुल करियर मैन की जो तुम्हारे लिए लाखों रुपए लेकर आता है, या एक कॉलेज स्टूडेंट की जिसकी जेब में बस कुछ पैसे हैं? उसकी नीची दिखाने वाली बात को सबने नजरअंदाज कर दिया। क्लर्क ने अपने बॉस को सारी बात बताई और कुछ कस्टमर्स व क्लर्क्स ने भी अपना सच बताया। ब्रांच मैनेजर ने उस पसीने पसीने हो रहे आदमी की तरफ देखा और सिर हिलाया। सर, कृपया इस जगह से चले जाइए। अगर आपको हमारे बैंक में कोई काम करना है तो किसी और ब्रांच जाइए। तुम्हें पता भी है अगला ब्रांच कितनी दूर है। ये पूरी स्टाफ निकम्मी है। मैं तुम्हारे ऊपर वालों से शिकायत करूंगा। मैं यहाँ के हर आदमी पर केस करूंगा। क्लर्क ने उसके डॉक्यूमेंट्स सिक्योरिटी गार्ड को दे दिए और गार्ड ने उस ट्रबल मेकर को बाहर का रास्ता दिखाया। बैंक में फिर से शांति आ गई, बस कुछ लोग धीरे धीरे उस आदमी की हरकतों की बात कर रहे थे। और वो नौजवान बॉबी बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। सॉरी डियर कस्टमर, मैं आदित्य रॉय हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ? क्लर्क ने अपनी हंसी दबाई, संयम से वापस अपनी सीट पर बैठा। ब्रांच मैनेजर चुपचाप उसके पीछे खड़ा रहा जब तक उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक है। बॉबी ने साफ आवाज में कहा, मैं एक नया अकाउंट खोलना चाहता हूं और पुराना बंद करना चाहता हूं। पुराने अकाउंट की सारी रकम नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसने प्रोसेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। ब्रांच मैनेजर को बॉबी की तैयारी और साफ सुथरे तरीके से काम करने की आदत देखकर अच्छा लगा। क्लर्क ने बॉबी का एग्जिस्टिंग अकाउंट खोला ताकि उसमें से मैचिंग जानकारी नए अकाउंट में डाली जा सके। उसने पूछा, क्या आप गार्डियन की एक्सेस रखना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद। ये अकाउंट मेरी एडल्टहुड की शुरुआत है। आदित्य रॉय मुस्कुराए और सिर हिलाकर सहमति जताई, क्योंकि जब उन्होंने कॉलेज में काम शुरू किया था तो उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अपने पैसे खुद मैनेज करना बिना फैमिली की इंटरफेरेंस के एक सैटिस्फाइंग अनुभव होता है। कॉलेज के दिनों को याद करते हुए आदित्य रॉय कस्टमर की बैलेंस स्क्रीन पर गए ताकि ट्रांसफर शुरू किया जा सके। पहली नजर में उनकी नजर आखिरी डिजिट्स 790 पर पड़ी और उन्होंने मन ही मन बॉबी को और मेहनत करने के लिए चीयर किया। जैसे ही उन्होंने अमाउंट कॉपी करने के लिए राइट क्लिक किया, उन्होंने अपनी गलती समझी। कस्टमर के अकाउंट में सिर्फ 790 रुपए नहीं थे, वहां था 8 अरब 55 करोड़ 63 लाख 10,790 रुपए। सर, एक सेकंड, आदित्य रॉय ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। बिना जवाब का इंतजार किए उन्होंने अपना सिर मैनेजर की ओर घुमा दिया। ब्रांच मैनेजर पहले से ही ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहे थे और बॉबी कुमार का अकाउंट बैलेंस देख चुके थे। उनकी आंखें अपने शांत कर्मचारी से लेकर मॉनिटर तक और फिर उस शांत कस्टमर तक घूमी। ये क्या है? ये मेरा लकी स्टार है क्या? मैंने कैलेंडर चेक करना भूल गया क्या? ऐसा कस्टमर इतने आराम से आ गया। अगर मैंने ये काम गड़बड़ कर दिया होता तो ये हाथ से निकल जाता। बुद्धा सच में समझदारों पर मेहरबान हैं।
मिस्टर बॉबी, मैं अपना परिचय ऑफिशियली देना चाहूंगा। मैं हूं विराज शर्मा, इस ब्रांच का मैनेजर। आपके नए अकाउंट के लिए कुछ खास बातें हैं जो आपके फ्यूचर के लिए मदद करेंगी। कृपया मुझे आपकी हेल्प करने दें, उन्होंने बहुत शालीनता से कहा। वेल डन मैनेजर विराज, आदित्य रॉय ने मन ही मन खुशी जताई। ऐसा कस्टमर बहुत रेयर होता है। ये नया अकाउंट इस ब्रांच का वीआईपी अकाउंट बन सकता है और हमें हायर अप्स की नजर में ला सकता है। ओह, थैंक यू मैनेजर विराज, बॉबी कुमार ने भी उसी शालीनता से जवाब दिया और खड़े हो गए। डॉक्यूमेंट्स उठाकर उन्हें जहां जाना था वहां भेजा गया। चौथी मंजिल के एक बड़े और अच्छे से सजे हुए ऑफिस में बॉबी कुमार को मैनेजर की सेक्रेटरी द्वारा अच्छे से असिस्ट किया जा रहा था। मैनेजर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने गए जो बॉबी के काम आ सकते थे। बॉबी को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि मैनेजर क्या कह रहे थे। उसके अकाउंट में 100 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा पैसे थे और ये और बढ़ सकते थे, तो बैंक की बेस्ट प्रोग्राम्स से उसे जोड़ना ही समझदारी थी। बॉबी को कोई परेशानी नहीं थी। अगर वो बस टेक्स्ट करके और ऑनलाइन ही अपना बैंकिंग कर सके तो यही उसकी लेजी लाइफ का बेस्ट पार्ट होगा। सचिव ने ऑफिस से जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद किया वो मुस्कान गायब हो गई। उसके मन में एक ही सवाल था, बॉस ने उसे एक आम इंसान जैसे बॉबी कुमार की सेवा क्यों करने को कहा। वो लड़का तो साधारण कपड़े पहने था, पुराना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और कोई भी ज्वेलरी या घड़ी वगैरह नहीं पहनी थी। ऐसे लोगों को बुलाना क्या ऊर्जा की बर्बादी नहीं है। शायद बॉस अब बूढ़े हो गए हैं और ठीक से सोच नहीं पा रहे। अपने मन की बात किसी से शेयर करने के लिए उसने चीफ ऑडिटर की सेक्रेटरी को मैसेज कर दिया। वो अपनी दोस्त से चैट करने में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि बॉस वापस आ गए हैं और उनके साथ फाइनेंस मैनेजर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के धीरज वर्मा भी आए हैं। तीनों ने ऑफिस में कदम रखा और बॉबी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बॉबी की सीधे मुद्दे पर बात करने की आदत की वजह से बातचीत बिना किसी देरी के शुरू हो गई। दोनों सीनियर मैनेजर को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और उन्हें उसके साथ बात करना आसान लगा। उन्होंने ईमानदारी से उसके सवालों के जवाब दिए और जो फायदे उसे दिए जाने वाले हैं उनके रिजल्ट भी दिखाए। एक वीआईपी कस्टमर के तौर पर आपको एक प्राइवेट सेक्रेटरी दी जाएगी जो आपके सारे लोकल और इंटरनेशनल लेन देन संभालने में मदद करेगी और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में सलाह भी देगी, मैनेजर विराज ने समझाया। ये तो अच्छी बात है। ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बताइए। क्या मुझे कोई नया अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करना होगा या पुराना चलेगा? जैसे ही आपके अकाउंट्स फाइनल हो जाएंगे, हम आपको वीआईपी कस्टमर के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप ईमेल कर देंगे। जब आप उसमें साइन इन करेंगे तो वो आपका पर्सनल स्पेस होगा जिसमें आपकी सेक्रेटरी को सिर्फ आपकी रिकॉर्ड्स और चैट सर्विस का एक्सेस मिलेगा। आपकी प्राइवेसी को पूरी तरह प्रायोरिटी दी गई है, विराज ने जवाब दिया। मुझे सब पसंद आया। चलिए शुरू करते हैं। विराज और धीरज दोनों बेहद खुश हो गए। एक नया वीआईपी कस्टमर साइन हो गया था। अब उनकी सैलरी पर आने वाले बोनसेस उनके हाथों में थे। ये लड़का तो वाकई में लकी स्टार निकला। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने और डिस्क्लेमर्स साइन करने के बाद 2 कार्ड्स उसके सामने रखे गए, एक प्लैटिनम और एक ब्लैक कार्ड। प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड में कई पर्क्स थे। जैसे ही कार्ड एक्टिवेट हुआ, उसका नाम वीआईपी लिस्ट में जुड़ गया। सारे बड़े मर्चेंट्स, बैंक ब्रांचेस, मेडिकल और ट्रैवल इंडस्ट्री की साइंस सर्विसेज और इंश्योरेंस में। उसकी फोटो और नाम देश के सैकड़ों मिलियनेयर्स की लिस्ट में जोड़ दिए गए। ब्लैक डेबिट कार्ड एक्टिवेट होने पर भी यही हुआ।
बॉबी कुमार की नई जिंदगी अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। चीयर्स टू योर न्यू स्टार्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट। आपको मिला है द स्लीपिंग ड्रैगन विला 1, एक कस्टमाइज्ड लैम्बोर्गिनी यूरस एस और एक कस्टमाइज्ड लैम्बोर्गिनी रेव्युएल्टो डॉट है। एड्रेस बदलो अब। सितारे वाकई में साथ आ गए हैं।